हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ यूनिट्स और टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर यूनिट से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर को पढ़ते हुए एरिया और वेट से रिलेटेड कौन कौन सी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। एग्रीकल्चर को पढ़ते हुए एरिया के लिए जनरली जिस यूनिट का इस्तेमाल होता है वो है हेक्टेयर। और आपको पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर 100 हेक्टेयर्स होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर एक ऐसी लैंड है जिसकी चारों साइड्स 1 किलोमीटर्स की हैं, तो इस लैंड का जो एरिया होगा वो होगा 100 हेक्टेयर्स। तो ये तो बात हो गई एरिया की। लेकिन एग्रीकल्चर का जो आउटपुट होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसके वेट के लिए जो यूनिट्स यूज़ की जाती हैं वो हैं क्विंटल या फिर मेट्रिक टन। एक क्विंटल मतलब 100 केजीज एंड 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 केजीज। तो ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर यूनिट्स की। चलिए अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को भी जान लेते हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसके अंदर साल में एक से ज़्यादा बार कल्टीवेशन किया जा सकता है। और जनरल प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी लैंड के ऊपर एक क्रॉप विंटर सीजन में लगाते हैं जिसकी शुरुआत नवंबर में होती है और इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल और मई के महीने में। इस क्रॉप को कहा जाता है राबी क्रॉप। इसके बाद जून जुलाई के महीने में मानसून सीजन में आप खरीफ क्रॉप को लगाते हैं और इस क्रॉप को जनरली अक्टूबर और नवंबर के महीने में हार्वेस्ट किया जाता है। इन क्रॉप्स के नाम पर ही इस पीरियड को राबी सीज़न और खरीफ सीज़न भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 हेक्टेयर की लैंड है जिसके ऊपर आप ब्लैक ग्राम यानी उड़द को उगा रहे हैं। मान लेते हैं कि खरीफ सीज़न में आपकी जो पैदावार हुई वो हुई 10 मेट्रिक टन और राबी सीज़न में पैदावार हुई 15 मेट्रिक टन। तो ये बात तो तय है कि पूरे साल में आपने ब्लैक ग्राम यानी उड़द जो है वो 25 मेट्रिक टन प्रोड्यूस की है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कितना है, तो क्या आप इस 25 मेट्रिक टन को अपनी लैंड यानी 10 हेक्टेयर से डिवाइड करेंगे या फिर 20 हेक्टेयर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने इस साल 2 बार कल्टीवेशन की है। तो ये चीज़ समझने से पहले आपको नेट सॉन एरिया और ग्रॉस सॉन एरिया के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपकी जितनी भी लैंड है जिसके ऊपर आपने कल्टीवेशन किया है उसे कहा जाता है नेट सॉन एरिया। और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हमारी जो लैंड है वो 10 हेक्टेयर्स की है, इसीलिए हमारा जो नेट सॉन एरिया यहाँ पर है वो है 10 हेक्टेयर्स। लेकिन क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए आपने जितनी भी लैंड को यूज़ किया है वो काउंट होती है ग्रॉस सॉन एरिया में। इसका मतलब ये कि अगर आपने एक साल में एक लैंड को 2 बार कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया है तो उसका जो एरिया है वो ग्रॉस सॉन एरिया में 2 बार काउंट होगा। और क्योंकि हम लोगों ने हमारे एग्जाम्पल में अपनी लैंड को 2 बार कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया है, इसीलिए हमारे केस में ग्रॉस सॉन एरिया हो गया 20 हेक्टेयर्स। तो अब अगर आपसे ईल्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो ईल्ड का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ग्रॉस सॉन एरिया। तो हमारे केस में ये हो जाएगा 25 मेट्रिक टन डिवाइडेड बाय 20 हेक्टेयर्स इज इक्वल्स टू 1.25 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नेट सॉन एरिया का यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसका यूज़ होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है ग्रॉस सॉन एरिया डिवाइडेड बाय नेट सॉन एरिया इंटू 100। ये वैल्यू परसेंटेज में निकलती है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो है 140%। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया की पूरी एग्रीकल्चर लैंड हर साल 2 बार कल्टीवेट हो पाती तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती 200%। लेकिन हमारे देश की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% ना होकर सिर्फ 140% है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और जिन जगहों पर बहुत अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर साल में सिर्फ एक ही बार कल्टीवेशन हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली कुछ बेसिक यूनिट्स और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।